हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो क्या है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड साल्ट। ये है हमारा चैप्टर। एंड जो पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इज लाइकली टू बी। यहाँ पे दिया है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर किस में बदल चेंज हो जाता है? रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू मीन्स इनटू ब्लू मीन्स हमारा सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। और अगर कोई भी सोल्यूशन अगर बेसिक होता है तो उसकी पीएच जो होती है 7 से ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे पीएच स्केल चेक करते हैं, अगर जैसे तो यहाँ पे मेरा 7 है, अगर 7 से ऊपर है पीएच, किसी किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7, तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। तो यहाँ पे वही चीज़ है, रेड लिटमस अगर चेंज हो रहा है इन ब्लू मीन सोल्यूशन कैसा है? बेसिक। तो हमारा पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? 7 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं होगा कि ये बेस है, सॉरी ये एसिड है, क्योंकि 7 से नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा सोल्यूशन। तो एसिड नहीं है हमारे पास। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हुआ है तो मतलब इसका ये है कि पीएच वैल्यू क्या है? 7 से ज़्यादा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, उसका वो कितना है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 10। लेट्स मूव फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A solution react with crushed egg shell to give a gas that turns lime water milky। ऑप्शंस दिए हैं इसमें। पहला ऑप्शंस NaCl, सेकेंड इज HCl, थर्ड इज LiCl, फोर्थ इज KCl। तो अगर ऑप्शन को चेक करते तो हमारा ये क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एक्सेल। ये क्रश्ड एक्सेल किसका होता है? बना होता है, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। एक सेल एक सॉल्यूशन रिएक्ट विद, कोई भी सॉल्यूशन अगर इसके साथ रिएक्ट किया होगा, ठीक है, जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसके साथ रिएक्ट किया होगा टू गिव अ गैस, ठीक है, यहाँ पे कोई गैस आया होगा, ठीक है, सी मान लेते सपोज यहाँ पे कोई गैस आएगा, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, नहीं पता अब वो क्या करेगा, ये जो गैस होगा वो किस में, लाइम वाटर को किस में चेंज कर देता है? मिल्की में। तो चेक करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमारे पास ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? NaCl। NaCl कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या है? लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी क्या है? साल्ट है। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, क्या है? एसिड है। जो एसिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाता है? देखो ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हमेशा साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ये गैस है जो हमारे यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की को किसमें हमारे ये जो गैस है लाइम वाटर जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको चेंज कर देगा मिल्की में। तो आई होप ये भी आपको सेकेंड आंसर समझ में आएगा। तो यहाँ पे एसिड है, एसिड कोई भी हो सकता है, जैसे HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है आपका, HNO3 भी हो सकता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमेशा गैस प्रोड्यूस होगी। और गैस क्या होगा? जो हमारा दैट इज़ लाइम वाटर को किस में चेंज कर देगा? मिल्की। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is very large, so I have to write it first, and after that I will make you understand.
So this is the question number third. It is very large. I have written and it covers the board, you know. And now it's very short, but it covers the board because of the language. If 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl, मीन्स क्या है कि इसमें एक हमारे पास, जैसे हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बीकर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें है क्या, सोल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml, इसमें NaOH है और ये कितना है 8 ml। इसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब न्यूट्रलाइज करना है, ना तो एसिड है ना तो बेस है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, 8 ml सॉरी is found 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the question is missing. So 10 ml सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं 10 ml। तो हमें यहाँ पे 10 ml ऑफ सोल्यूशन NaOH लिया हमने, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे 8 ml हमने क्या ले लिया, HCl। क्या ले लिया, HCl। ये है क्वेश्चन में, ये पूछा गया, इसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो हमारा साल्ट बन जाएगा प्लस वाटर, ठीक है। गिवन सोल्यूशन, इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, फिर हमने क्या लिया यहाँ पे दूसरे बीकर में सेम टू, अब हमने क्या लिया, पहले A था, अब क्या हो गया B हुआ जब, तो कितना ले लिया हमने 20 ml, मतलब NaOH था, अब कितना ले लिया हमने 20 ml। अब हमने सोल्यूशन कितना ले लिया 20 ml। NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले A था, तो उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस कितना हमने सॉरी यहाँ पे हमने एसिड कितना लिया 8 ml। अब हमने कितना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया 20 ml। उसके बाद बोला है द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन द सेम सोल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट, ठीक है। अब हमारे पास ये हमने ये लिया है, ठीक है, 8 ml ही है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमें लेना है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले कितना था 10 ml, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 20 ml। मीन्स इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 2 टाइम ज़्यादा हुआ, तो ये भी कितना होना चाहिए 2 टाइम ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसमें 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ml। और हमारे पास ये ऑप्शन में दिया है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। सो मीन्स 20 ml को 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने 16 ml एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हमारा क्या होगा, ये बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? अब इंडाइजेशन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन दिया है, इसमें पहला दिया है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, थर्ड ऑप्शन इज एंटाएसिड, फोर्थ इज एंटीसेप्टिक। तो इसमें इंडाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडाइजेशन ये दिया है, तो इंडाइजेशन का मतलब क्या है, एसिडिटी, और एसिडिटी मतलब क्या होगा कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, तो क्या लेते हैं एंटा एसिड। अगर जैसे हम एंटीबायोटिक की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये एंटीबायोटिक होता है टू प्रिवेंट, इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
ये एनालिसिस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये पेन, कोई भी पेन हो उसको रिड्यूस करने के लिए होता है। एंटी एसिड की बात करें, और यहाँ पे क्या है, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक क्रीम किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, टू कंट्रोल इन्फेक्शन, टू कंट्रोल इन्फेक्शन, ठीक है, कंट्रोल इन्फेक्शन, ठीक है। और एंटी एसिड की बात करें तो एंटी एसिड हमारे पास, जैसे हमारे पास हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वर्क करते हैं एज अ एंटा एसिड, मीन्स एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेस की तरह काम करते हैं, जिसे बोलेंगे एंटा एसिड। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Question number 5. Write word equation and then balanced equations and then balanced equations taking place when, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जैसे किए थे वैसे सेम टू सेम होने वाला है, ठीक है। पहला इसमें जो दिया है, हम क्वेश्चंस को लिखते हैं एंड टर्न बाय टर्न इसको सॉल्व करते हैं। सो इजी, dilute sulfuric acid react with zinc granule, dilute sulfuric acid reacts with zinc granule, ठीक है। जिंक पार्टिकल के साथ क्या करता है, डाइल्यूट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक ग्रेनुल के साथ, ठीक है। तो क्या हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। और तो इसको सीधा लिख देते हैं, जिंक हो गया हमारे पास और H2SO4 हो गया, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमने इक्वेशन लिख दिया, बैलेंस है क्या चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बैलेंस है। देन बैलेंस इक्वेशन टेकिंग प्लेस व्हेन, ठीक है। जिंक रिएक्ट किया जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मीन्स मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं हमेशा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ऑलवेज इट रिलीजेज, ओके। यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए मेटल यहाँ पे जिंक है, रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम है प्रोडक्ट साइड के एटम्स के बराबर होना चेक कर लेते हैं। जिंक यहाँ पे 1 टाइम्स है तो यहाँ पे भी कितनी बार है, 1 टाइम्स। एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। सल्फर 1 टाइम्स, 1 टाइम्स ऑक्सीजन, तो शायद ये बैलेंस है, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द सेकेंड वन। Second, dilute hydrochloric acid react with magnesium ribbon, ये है सेकंड। तो आइए इसके लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाइल्यूट रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आपको बताया था कि जितने भी मेटल होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम 1 टाइम्स 1 टाइम्स, हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। अभी देखेंगे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी बार है, 1 टाइम्स। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे भी 2 बार, क्लोरीन यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार, ये बैलेंस हो गया। लेट्स मूव फॉर द थर्ड वन विच इज गिवन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑप्शन थर्ड वन, dilute sulfuric acid react with aluminum powder, dilute
सल्फ्यूरिक एसिड reacts with aluminium powder. ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिखते हैं। तो एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम को हम लोग क्या किए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। तो अब फिर से अगेन है वही मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन का, तो क्या बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो एल्युमिनियम सल्फेट बना यहाँ पे H2SO4। चलो बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशंस को भी। यहाँ पे एल्युमिनियम कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 2 टाइम्स। हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन कितनी बार है 2 टाइम्स। सल्फर यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 3 टाइम्स। कितना होना चाहिए 3 टाइम्स। फिर से चेक करेंगे, एल्युमिनियम कितनी बार है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितना बार है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन हमारे पास 6 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 2 जा 6। सल्फर की बात करते हैं, 3 1 जा 3 सल्फर, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। लेट्स मूव फॉर द फोर्थ वन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप seems to be you understand it. Let's move for the question number 5 of fourth one. The option is given fourth one. चौथा, that is dilute hydrochloric acid react with iron filling. Dilute hydrochloric acid react with iron फाइलिंग। ये आयरन फाइलिंग के साथ क्या करेगा, आयरन क्या करता है, डाइल्यूट HCl के साथ क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस कर देते इक्वेशन। तो हमने लिख दिया कि इक्वेशन में जो दिया था, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशंस टेकिंग प्लेस व्हेन लाइट की प्रॉब्लम। आयरन क्लोराइड बना हमारे पास प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं इक्वेशन के, यहाँ पे आयरन 1 टाइम्स हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 2 टाइम्स। क्लोरीन कितना हो गया 2 टाइम्स। Hence this is balanced. Now it's a time to go for the another question, and that question is question number 6. Question number 6 given. Question number 6. Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज की बात करते हैं। आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज एज एसिड। तो एसिड पता करने के लिए क्या करते हैं कि मतलब कोई भी हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, अगर वो वाटर में जाने के बाद वाटर में डिज़ोल्व होगा तो किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ आयन में, मीन्स H+ आयन। ठीक है, अब कोई भी बेस हो सकता है, बेस अगर होगा तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद किस में बदल जाएगा, वो H-। ठीक है, तो डिसोसिएट हो जाता है। मीन्स अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, अगर वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो वो क्या, तो यहाँ पे बात करते हैं H+ के लिए। OH तो नहीं देखेंगे यहाँ पे H+। तो हमारे पास कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज यहाँ पे देखेंगे
C2H5OH एंड C6H12O6। ये भी है हमारे पास, अल्कोहल एंड ग्लूकोज है दोनों, इनके पास भी हाइड्रोजन है, बट अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, मतलब H प्लस आयन नहीं देते हैं। मीन्स अगर H प्लस आयन ही नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, H प्लस आयन जो होता है हमारा हाइड्रोजन आयन, यही शो करता है कि प्रॉपर्टीज बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। H प्लस आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन एसिडिक कैरेक्टर कोई भी सोल्यूशन शो करता है। तो ये डिज़ोल्व नहीं होता है, इसके लिए H प्लस आयन कंटेन नहीं करता सोल्यूशन में, दैट इज़ वाई हमारे पास एल्कोहल एंड ग्लूकोज क्या होता है, इसको हम लोग आल्सो कंटेन तो करता है हाइड्रोजन, बट इसको हम लोग उसकी कैटेगरी में नहीं लाते एसिड की कैटेगरी, बिकॉज इनके पास H प्लस आयन नहीं होता। आल्सो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अगर इनमें से क्या होगा कि करंट पास किया जाए और कोई बल्ब वगैरह जलाया जाए तो ये जलाएंगे, मतलब जलेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास आयंस कम्प्लीटली ये डिसोसिएट नहीं होते। H प्लस आयन में इनके पास आयन नहीं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, एंड क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। ये तो इरेज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 is given here. Why does distilled water, why does distilled water not conduct electricity, not conduct electricity, whereas rainwater does, whereas rainwater does? तो यहाँ पे डिस्टिल वाटर की बात करिए, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेजेंस ऑफ आयंस जो होते हैं वाटर सॉल्यूशन में, जो प्रेजेंस ऑफ आयंस होते हैं वही क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। लेकिन हमारा जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें कोई भी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन रेन वाटर, it conducts electricity। और जहाँ पे डिस्टिल वाटर क्या होगा, डिस्टिल वाटर जो होता है डिस्टिल, वेयरएज डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन आयंस। तो आयंस के प्रेजेंस क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। जब उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, अगर जैसे हम यहाँ वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर में क्या होगा कि जैसे रेन वाटर की बात करते हैं, रेन वाटर, तो रेन वाटर की पहली चीज़ क्या होता है, रेन वाटर के आयंस कैसे होते हैं, वो आयंस कौन से हो सकते हैं आपके, हाइड्रोजन आयंस हो सकते हैं या तो कार्बोनेट आयन हो सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ऐसे हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इरेज करके फिर उसके बाद जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग रैन क्या होता है, ड्यूरिंग रैन ये क्या होता है, ये वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है, एसिड रैन जिसे बोलते हैं, एसिड रैन में ये हो जाता है, ठीक, कार्बोनिक एसिड। ये आयन क्या होता है, वाटर में मिक्स होने के बाद H प्लस आयन और CO3 माइनस आयन में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, रेन वाटर क्या कंटेन करता है। तो आई होप दैट you understand due to presence of the ions, okay, the rainwater conduct electricity, and while distilled water does not conduct electricity. Let's move for the question number question number 8. Question number 8. Question number 8. Why do acids not show
acids not show acidic character in absence of water, in absence of water। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि मतलब फिर से वही चीज़ है, ठीक है। एसिड हमेशा कोई जब क्या होगा कि कोई एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा कि जब उसमें क्या होगा, आयंस होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड प्रोड्यूसेस H plus ion in water, whereas it does not produce H plus ion in absence of water, therefore absence, देखिए एसिड प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन, ठीक है। जैसे हमारे पास HCl हो गया, उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन होगा, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन प्लस क्या होगा, Cl माइनस, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या करता है ये जो भी एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जब आयंस में ब्रेक हो जाएंगे मीन्स क्या होगा कि वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। एंड वेर इन द absence ऑफ क्या होगा, absence ऑफ वाटर क्या होगा कि वे अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा, हैंस दे विल नॉट, आई मीन those substances, those acidic substances will not conduct electricity, those substances will not show acidic character, ठीक है। तो H प्लस आयन में ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके लिए एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। So now let's move for the question number 9. It is given like that here. Question number 9. 5 solutions. A, B, C, and D. And E when tested with universal solvent, universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। अब इसमें दिया है which solution is ऑप्शन दिया है, ए दिया है आपका strongly alkaline, second strongly acidic, C strongly neutral, weakly acidic and weakly alkaline। सॉरी। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको चेक करते हैं। हमारे पास 5 सोल्यूशन ए बी सी एंड डी है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ए है, बी है, सी डी ई है। और इन सॉल्यूशंस को एक ए है, बी सी डी ई हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर था, उससे हमने चेक किया। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच एस, ठीक है। ए कितना दिखाया 4 एंड हमारे पास बी कितना हो गया 1, सी कितना हो गया 11, डी कितना हो गया 7 एंड ई कितना हो गया 9। तो ये हमारा पीएच हो गया, मतलब ए कितना पीएच बता रहा था। ए जो सोल्यूशन था वो उसकी पीएच वैल्यू कितनी आई जब हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ चेक किया। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आया, ए सॉल्यूशन में जब रखा तो कितना आया 4, बी में रखा तो आया 1, सी में रखा तो 11 आया, डी में रखा तो 7 आया, ई में रखा तो 9 आया। अब हमें अगर स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, न्यूट्रल, वीकली एसिड, वीकली अल्कलाइन अगर पता करना है तो हमें पता होना चाहिए उससे पहले
पीएच स्केल, पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में क्या होता है, न्यूट्रल वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं 7, और 7 से अगर ज़्यादा वैल्यू है 14 तक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर, मतलब होगा एल्कलाइन, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, शो करेगा। अगर इधर जाएंगे तो 7 से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर। 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे स्ट्रांगली अल्कलाइन। स्ट्रांगली अल्कलाइन का मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यहाँ पे ऐसे करेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, जैसे हम लोग इंटीजर्स मैथ में पढ़ते हैं उसी तरीके से है यहाँ पे 14। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा अल्कलाइन कौन होगा, 14। दूसरे नंबर पे होंगे 13, 12, 11 ओ एच। यहाँ पे देखेंगे तो ओ एच माइनस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन एच प्लस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ओ एच क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। और इधर अगर चेक करेंगे तो एच प्लस आयन इंक्रीज करेगा। तो आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन में बोला है स्ट्रांगली अल्कलाइन, तो हमारे पास क्या है, इसमें 4 है, एक सॉल्यूशन 1 है, 11, 7, 9। तो इसमें चेक करिए सबसे ज़्यादा कौन है, 11 है। 11 मतलब क्या है, 7 से ऊपर है, तो अल्कलाइन के बेसिक में कैरेक्टर में जाएगा, या तो अल्कलाइन बोल सकते हैं, ज़्यादा है। ठीक है, अल्कलाइन मीन्स ऐसे ऐसे कोई सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अल्कलाइन। ठीक है, टोटली वाटर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन पीएच आया है ये क्या हो गया, 11। ये हमारा स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन हो जाएगा, 11। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड वन, स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, अब जितना 7 से जितना भी नीचे आएंगे, इस साइड आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस साइड आएंगे तो क्या होगा, उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। उस साइड जाएंगे तो अल्कलाइन कैरेक्टर बढ़ेगा, इस साइड जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम वैल्यू कौन सी है, बी, ये 1 है। तो स्ट्रांगली एसिड हमारा क्या हो गया, 1। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रल के। न्यूट्रल की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो यह वाला क्या हो जाएगा, 7। ये न्यूट्रल की वैल्यू क्या हो गई, 7। नेक्स्ट बात करते हैं वीकली एसिड। वीकली एसिड बचा कौन है यहाँ पे है 4 और कौन है 7। ठीक है, 4 है यहाँ पे, तो 4 हमारा क्या हो गया, वीकली एसिडिक। ठीक है, अब बात करते हैं वीकली अल्कलाइन। वीकली अल्कलाइन में कौन है यहाँ पे, 9। 11 से कम है इसीलिए क्या हो गया, वीक। वो 11 ज़्यादा था इसके लिए क्या हो गया, स्ट्रांगली अल्कलाइन। तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा आपका, वीकली, नो सॉरी, वीकली अल्कलाइन हो गया 9। ठीक है, दिस वाज द आंसर। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस में लिखना है। एंड आल्सो इस क्वेश्चन में दिया है और पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमने तो आंसर निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाइड्रोजन आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होगा कि सबसे कम, सबसे कम फ्रॉम लोवेस्ट टू मैक्सिमम, अब लोवेस्ट टू मैक्सिमम की बात करते हैं। ठीक है, कम से बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर सबसे कम की बात करें तो हाइड्रोजन आयन सबसे कम किस में होगा, 11 में होगा। फिर कौन होगा उसके बाद, 9 होगा। फिर कौन होगा, 7 होगा। फिर कौन होगा, 4। फिर कौन होगा, 1। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा, पहले सी, फिर क्या होगा, 9 पे कौन है, ई, फिर उसके बाद क्या है 7, दैट इज डी। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 पे ए, फिर उसके बाद क्या है, एंड बी। सो दिस वाज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, बी होगा, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब
यहाँ पे दिया है pH वैल्यू 1 मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, तो मतलब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। This is very long, so first of all I have to write here. No, I'm reading the question. Okay, so equal length of magnesium ribbon are taken in the test tube A and B. हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, सपोज अब हमारे पास यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, एक ए हो गया एंड सेकेंड वाज बी। ये दो टेस्ट ट्यूब हो गया हमारे पास। ठीक है, अब उसमें क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि टेस्ट ट्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, HCl, और इसमें क्या है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिडिक एसिड है, इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, इसमें ऐड कर दिया। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, इसमें मैग्नीशियम रिबन था। ठीक है, और इसमें भी मैग्नीशियम रिबन था। अब इसमें हमने HCl डाल दिया, इसमें क्या दिया, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है दैट इज बोथ सोल्यूशन, इनमें भी अगर क्या अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन जो है HCl का जितना है, मतलब अगर ये 5 ml है तो ये भी कितना है, 5 ml है। ठीक है, अगर ये 10 ml है तो ये भी कितना है, 10 ml। मतलब कंसनट्रेशन दोनों में क्या है, एसिड का सेम है, बट एसिड्स क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो ये क्या है, आपका वीक एसिड है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में डिमांड दिया है, क्वेश्चन में पूछा है इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर विग्रेसली एंड वाई। ठीक है, फिजिंग फिजिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, ठीक है, विग्रेसली, मोर विग्रेसली। अब सबसे ज़्यादा किस में होगा फिजिंग, मतलब अगर फिजिंग की बात करें सबसे ज़्यादा किस में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई कि हमें जो ये टेस्ट ट्यूब ए है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिंग दिखेगी एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब बी, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है, और जब वीक एसिड है तो फिजिंग अकर्स बहुत स्लोली होगा एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दिस विल बी द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 10, मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, देखेंगे तो इसमें टाइम जाता है। बट लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns? How would you think, do you think the pH will change, as it turns into curd? Explain. तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन, इसका एक्सप्लेन करते, व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो क्या ये एसिड प्रोड्यूसर्स जिसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड।
और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक ड्यू टू दिस एसिड द pH becomes lower। इसीलिए क्या होता है कि हमारा pH क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, pH 6 से क्या करता है, उसको कम कर देता है। तो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question number 12. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है, why does he shifts pH of the fresh milk from 6 to slightly second question, why does the milk take a long time to set a curd। तो आइए इसका आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया था, आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट ओनली द क्वेश्चंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइट बोर्ड। एंड लेट्स सी व्हाई डज ही शिफ्ट pH ऑफ द वेस्ट वैल्यू टू 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे 6 टू एल्कलाइन, अगर हमारा जो मिल्क होता है अगर हम लंबे समय तक रखते हैं तो क्या होता है कि वो कर्ड में धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, एसिडी कैरेक्टर उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अब एसिडी कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर जाएगा तो उसको सेल भी तो करना है। ठीक है, शॉपकीपर को, तो वो क्या करेगा, सेल करने के लिए क्या करता है, स्लाइटली क्या करता है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डालता है। ठीक है, जिससे क्या हो कि ये pH शिफ्ट होके किस पे चला जाए, 7 या 8 पे चला जाए। ठीक है, ये 8 या 9 चला जाए। ठीक है, 7 तो न्यूट्रल होता है, 8 या 9 पे चला जाए। ठीक है, तो अगर pH यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा कि वो जो मिल्क है वो क्या होगा, जल्दी श्योर नहीं होगा, मतलब ये pH इसका रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, कि जल्दी जल्दी कम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि वाई डज ही शिफ्ट pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। अगर एल्कलाइन में अगर उसने शिफ्ट कर दिया तो उसके पास समय रहेगा, वो उसको सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा श्योर नहीं होगा। ठीक है, दूध श्योर नहीं होगा। सेकेंड है, वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। ठीक है, ये मिल्क जो है क्वेश्चन वंस अगेन आई हैव टू सी, डज दिस मिल्क मतलब ये जो मिल्क है जिसमें pH स्लाइटली ऐड हुआ है वो क्यों लंबे ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, किस में चेंज होने के लिए, टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट इट। ठीक है, कार्ड में चेंज होने के लिए लंबा समय लगेगा। जैसे सपोज इसमें क्या हुआ है, 6 से इसने सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा अगर इसमें मिलाया है तो सपोज pH कितना हो गया, 8 एंड 9। ठीक है, अब उसको फिर से वापस आने के लिए, सेट होने के लिए pH कम होना पड़ेगा। ठीक है, अगर एसिड हम इसमें कुछ डालते हैं तो उसको सेट होना पड़ेगा। इसमें कुछ एसिड डालेंगे तो उसको धीरे धीरे कम होना पड़ेगा, 9 से 8 आएगा, 8 से 7, 7 से 6 आएगा, फिर 5, 4, कुछ इस तरीके से जाके तब क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कुछ लॉन्ग टाइम लेता है। ठीक है, सेट होने में। ये जो इसने ऐड किया था, शॉपकीपर ने सपोज बेकिंग सोडा ऐड किया इसमें। ठीक है, तो pH बढ़ गया था, अब उस pH को धीरे धीरे कम होने में कम टाइम लगेगा, इसीलिए ये सेट होने में ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? Reaction. Give two example of it. Give two example of it. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एसिड क्या करता है, बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर. तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जैसे हमारे पास एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास HCl है प्लस NaOH. ठीक है, तो अब इसका रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, बनेगा हमारे पास साल्ट दैट इज NaCl प्लस H2. सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस H2SO4. तो यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर. So this is the example. I hope that you understand here and will meet. अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, इसे सॉल्यूशन सेम पैटर्न रहेगा, NCERT सॉल्यूशन रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.